Welcome to the Primate Talk podcast. Here we have nuanced interactions with interesting folks undertaking unconventional endeavors and see the world through eyes that are not just our own. हे एवरीवन, वेलकम टू प्राइमेट टॉक। आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत है, मेरे जिगरी दोस्त एंड अरुंधति के जिगरी दोस्त मिस्टर हसीब खान। हसीब महाकवि एक महाकवि भी काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, बट हसीब वेरी जेन्युइनली इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड ड्रिवन पर्सन आई हैव मेट, एंड ही इज़ अ लिरिसिस्ट, ही इज़ अ स्क्रीन प्ले राइटर, वो एक नाटककार है और कवि भी है। तो हसीब ने एक कविताओं की किताब लिखी है, अ, तश्करी बातों की। इस ये जो शब्दों का जो एक कलेक्शन है तश्करी बातों की, ये समझने में मुझे बहुत समय लगा। आई थिंक तश्करी इज बोट, राइट हसीब? स्मगलिंग। अच्छा, तस्करी। Oh, हाँ, ओके, तस्करी। तो जो वीरप्पन करते थे वो बेसिकली हाँ, यस यस। तस्करी। बट एंड देन हसीब ने नाटक लिखे हुए हैं जैसे कि झेलम, अश्वमेध, एक्ट 3, और इंशाल्लाह राम एंड कश्मीर का गांधी। और मैंने ये नाटक देखे भी हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग नाटक कंपनियों के थ्रू ये नाटक किए गए हैं, लेकिन इनके राइटर और जो ब्रेन चाइल्ड था जिसका, दैट इज मिस्टर हसीब खान। एंड ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ योर थिएटर ग्रुप्स, नाटक ग्रुप्स, जो कि कारवा एंड फनकार है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं टू डिस्कस विथ हसीब, लेकिन आई थिंक मैं हसीब से सुनना चाहूंगा। थैंक्स फॉर हसीब कमिंग ऑन टू दिस पॉडकास्ट, एंड यस, वी आर सबसे ग्लैड टू पहले तो हैव यू हियर यार मैन। सबसे really पहले तो glad to भाई have you. थैंक यू सो मच। सबसे पहले अब तो शुक्रिया, सबसे ज़्यादा हाँ, शुक्रिया कि मैं उतना जितना सिद्धेश ने बताया उसका आधा भी हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। बट बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको बातें बता सकूँ, कुछ समझा सकूँ और कुछ सीख के जाऊँ यहाँ से। तो अ, बस शुक्रिया। आपका स्वागत है हसीब. यस, सो हसीब, जस्ट टू स्टार्ट विथ, मतलब मुझे ये हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है किसी भी क्रिएटिव के बारे में। एंड यू, आई हैव लाइक सम फ्रेंड्स की जो थोड़ा आर्ट में है, जो मतलब पेंटिंग वगैरह करते हैं, कि ये जो एक इंटरेस्ट होता है कि यार मुझे एक सेपरेट आउटलेट चाहिए फॉर माय थॉट्स, और या तो वो किसी भी फॉर्मेट में हो, मे बी इट्स पेंटिंग या तो मे बी रिटन फॉर्मेट हो। कोई स्टोरीज लिखते हैं तो कोई पोएट्री लिखता है। तो फॉर यू ये जो इंस्पिरेशन था कि यार आई मैं क्रिएटर बन सकता हूँ किसी भी वे में, वो स्टार्ट कब हुआ, उसका इंसेप्शन कब हुआ, राइट? पहले पहले जब भी कुछ कभी लिखा होगा कभी। पहले पहले हमेशा क्या होता है ना कि एक नकल होती है। आप जब आप पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये कमाल की चीज़ लिखी हुई है, ये पोएट्री बहुत अच्छी है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? अगर ऐसा मैं लिखूँ तो कैसा लगेगा? तो सब कुछ वहाँ से शुरू हुआ मेरे लिए। तो मतलब जब मैं क्लास 6 और 7 में था तो हिंदी किताबें होती थी या इंग्लिश की पोएम्स होते थे। तो अक्सर क्या होता है ना कि जब नई-नई किताबें आती हैं तो आप पूरी किताब एक बार पढ़ लेते हो, खत्म कर लेते हो सबसे पहले। उसके बाद आप लिखते हो कि ओह माय गॉड! ये तो काफ़ी अच्छा लिखा है। और फिर आप सोचते हो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और उसी नकल के सिलसिले में आज कुछ बनते रहते हो, बनाते रहते हो। तो वहाँ से मुझे लगता है शायद हाँ, वहाँ से स्टार्ट होता है सब कुछ। मेरे लिए तो एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो वो 6th क्लास में आपने मतलब ऐसा क्या पढ़ा था जो विच इंस्पायर्ड यू लाइक वाओ दिस इज समथिंग दैट मुझे करना है. ये एक उसका रात की कुछ. बात नहीं होती है। हाँ, हम्म. एज़ इन वो एक पोएम या एक रात की बात नहीं होती है कि जिस दिन आपको लगे कि हाँ, मैं राइटर बनूँगा। वो हमेशा एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। मतलब एक दिन आपने ये पोएम पढ़ा, आपको ये अच्छी लगी, दूसरे दिन आपने कोई मन्नू भंडारी की कविता पढ़ी या फिर आपने पढ़ा निराला की कविता, तो आपको लगा कि ये कमाल की चीज़ है, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, और वो सब जुड़ते जाता है, फिर नया कुछ बन जाता है। तो वो एक रात की बात नहीं थी। बट अगर अगर कुछ पकड़ने को बोला जाए तो मुझे लगता है कि जब मैं क्लास 9th में था तो पटना साहित्य फेस्टिवल मतलब लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, और उस समय जावेद अख्तर की किताब आई थी। उस समय तक मैं उर्दू से उतना मुखातिब नहीं था। मतलब मेरे लिए
उर्दू इतना ही था कि घर में जितनी बोली जा सके उतनी उतनी थी। तो उस समय एक किताब आई थी ज़्यादातर की, लावा लावा रिलीज हुई। तो वो किताब मैं लेने गया था और वहाँ पे मुझे एक दूसरी किताब दिखी थी गुलजार साहब की, उसका नाम था राज पश्मीने की। उस समय मेरे को रियलाइज हुआ कि वो किताब पढ़ने के बाद कि पोइट्री ऐसी भी कुछ होती है, वो कुछ अलग था। मतलब वो मैंने आज तक नहीं देखा था। गुलजार की राइटिंग्स, मतलब आप जहाँ तक गाने में देखते हो, जहाँ तक समझते हो, वहाँ तक हम समझते थे कि हाँ यही होता है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, एक तो बहुत अटपटा और कुछ नया सा लगा मुझे, और वहाँ से लगा कि शायद ये कमाल है, ये मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो मेरे को लगता है वो एक किताब थी जो उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। अच्छा, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि तुमने मतलब यू हैव कांटेक्टेड यार जावेद साहब या तो गुलजार साहब की यार आपके इस किताब से या तो इस कविता से मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मिला, ऐसा कभी कुछ फैन में लिखा हो कभी, या कभी फैन कांटेक्ट में ट्राई किया? आई विल टेल यू। मतलब एक बार क्या हुआ था ना, तो हम अक्सर जाते हैं मुंबई, तो बिल्कुल। अक्सर मुंबई जाया करते, कॉलेज के समय भी जाया करते थे। तो उस समय पृथ्वी फेस्टिवल होता है, तो पृथ्वी फेस्टिवल देखने अक्सर जाया, जब हम लोग पृथ्वी फेस्टिवल जाया करते थे ना, तो वहाँ पे प्लेस होते थे, नशीर साहब के प्लेस होते थे और वहाँ पे प्ले होता था। तो वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे देश पांडे, मकरंद देश पांडे का प्लेस होते थे, बहुत सारे प्लेस होते थे, मानव कॉल के प्लेस होते थे, तो वो हम लोग जाया करते थे। तो वहाँ पे एक बात ये था कि जब बाकी की सारी टीम मन्नत जाती थी शाहरुख के बंगले के सामने, तो मैं जाया करता था गुलजार साहब के बंगले के सामने, और वहाँ पे जाके मैं खड़ा रहता था। तो वहाँ एक दो बार हुआ कि मैं वहाँ खड़ा हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं होती, वो जो डिस्टेंस होता है ना कि उसके गेट पे जाके नॉक कर सके, वो कभी आया नहीं मेरे पास। और लोग करेक्ट। कहते भी हैं कि अपने आइडल से मिलना नहीं चाहिए, अच्छा। डिसअपॉइंटिंग। मतलब जैसा ओके। आप ख्वाबों में सोचते हैं कि वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे करते होंगे, अगर वो ऐसा नहीं मिलता है तो आपको लगता है क्या यार। यस। Hmm. करेक्ट। और वो जो एक आई थिंक एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है इंटरनली, जैसे कि सपोज एक एक हसीब है, तो हसीब के दिमाग में एक आइडियल, मतलब एक सॉर्ट ऑफ आइडिया बन चुकी है, जो एक एक पेडेस्टल पे रखा है, एक स्पेशल जगह पे है कि गुलजार या तो जावेद अख्तर, एंड वो पर्सनल लाइफ में अगर वो नहीं हो, तो वो जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है वो शायद सहन नहीं कर पाए कोई, तो इसीलिए आई थिंक मतलब करेक्ट कह रहे हो कि मतलब है ना, थोड़ा मिलना नहीं चाहिए, कि जो मेंटल पिक्चर है दिमाग में, लेट इट बी एज इज। मतलब सपने को सपने रखने दो, तो बेटर रहता है। राइट। और जैसे कि मेरा तो आई थिंक हमारा पहला डिस्कशन थ्रू आवर वर्क हुआ, एंड सो फॉर बाकी सब, बाकी जिनके लिए जो भी सुन रहे हैं फिलहाल, तो मैं हसीब अरुंधति एक सेम जगह पे काम करते हैं, एंड देन आई हैव हैड काफी ज्यादा इंटरेक्शन विद हसीब, तो हमको मेजोरिटी चीजें पता है, इंटरेस्ट और सो, बट आई वाज ऑलवेज क्यूरियस सो एज टू द द ऑब्जेक्टिव ब्यूटी ऑफ आर्ट, जो कभी कभी कहते हैं। मैं हर किसी को पूछता हूँ, वापस पे पूछूंगा हसीब से कि uh, ऐसी कौन सी क्वालिटी है किसी भी आर्ट पीस को जो विच इज ऑब्जेक्टिवली गुड, मतलब यार इसको 100 में से मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि फिल्म स्कूल इज नथिंग बट दैट, और यार आर्ट स्कूल इज नथिंग बट दैट, कि आपको वो ऑब्जेक्टिव ब्यूटी पढ़ाते हैं। इवन दो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि हर एक फिल्म, एक कोई नए फिल्म मेकर के लिए, उसके लिए उसका एक ब्रेन चाइल्ड है, तो दे विल ऑलवेज लाइक इट नो मैटर व्हाट। लेकिन जब वो लोगों के सामने आता है, तो जब तुमने किताब अपनी पब्लिश की होगी, राइट, तो एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बन ही जाता है हमेशा। तो अ, ये जो पैरामीटर्स बन चुके हैं सोसाइटी में कि यार दिस इज गुड आर्ट, दिस इज नॉट सो गुड आर्ट, उसका एवोल्यूशन कैसे लगता है, कैसे हुआ होगा? ये थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये गुड आर्ट और मतलब अब क्या हो गया है ना कि सबसे सिंपल सी बात है, अगर तुम चीज़ें पहली बार देखोगे तो अच्छी लगेगी। अगर तुम पहली बार सिर्फ एक ट्रेन को जाते हुए देखोगे और तुम डरोगे कि यार ओ माय गॉड ये ट्रेन चल भी रहा है, मतलब स्क्रीन पर, ठीक है। अब उसको तुम एक साल बाद फिर से देखोगे और फिर बार बार देखते रहोगे, तो वो धीरे धीरे तुमको रिपीटेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ या जो चीज़ें तुम सुनना चाहते हो वो कई बार कही जा चुकी है, कहने का तरीका अलग अलग है बस। अगर प्यार को बताया गया है तो वो बहुत सालों से बताया जा रहा है,
और अब तक हम बस प्यार को अलग अलग ढंग से समझते सुनते आए हैं। तो इस चीज को अगर तुम गौर से देखोगे तो कुछ साल पहले तक दो फूलों का टकराना, हाँ बोले कि ये तो एक ब्रेक थ्रू मिल गया हम लोग को, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब इस चीज को बार बार दिखाते दिखाते ये क्लीशे बनता गया, ठीक है। तो एक ही चीज को एक ही ढंग से दिखाते रहना, वो मुझे लगता है कि वो आर्ट के लिए भी गलत है, ऑडियंस के लिए भी गलत है। और एक आर्टिस्ट को हमेशा कुछ ना कुछ तुम बातें वही करो, तरीका बदल दो एटलीस्ट, या फिर तरीका अगर नहीं बदल सकते हो तो बातें कुछ ऐसी करो कि लोग समझ पाए, कुछ नया समझ पाए, सीख पाए। तो मुझे लगता है वहाँ कहीं पे लाइन बन जाता है गुड और बैड का। लेकिन एज सच मुझे लगता है कि अगर मूवीज की बात करें तो मूवीज का सबसे बड़ा चीज जो है वो क्या है ना, मूवीज या किताबें या कोई भी आर्ट का, आप किस समय उस किताब को पढ़ रहे हो, आप किस समय उसको देख रहे हो। तो आज के टाइम में अगर तुम कुछ कुछ होता है देखोगे तो हो सकता है तुम कहोगे यार ये बहुत ड्रामेटिक है, लेकिन जब हम लोग देख रहे थे उस समय तो उस समय लग रहा था कि तो क्या चीज है ये। तो वो करेक्ट, एक डिफरेंस ही बहुत बड़ी चीज है। एज एन बिल्कुल, हिम्मत वाला उस समय कितनी बड़ी हिट थी। यस, अब हिम्मत वाला नहीं चली। तो वो एक टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है, तो कहते हैं ना अहेड ऑफ टाइम, तो वो बहुत बड़ा बिल्कुल, चीज है। मुझे ऐसा लगता है। सो एज अ प्ले राइट हसीब, मतलब आपको कितना मतलब ये मुश्किल लगता है टू प्रेजेंट योर, मतलब कुछ भी आप अगर यू वांट टू प्रेजेंट, ठीक है, तो आपको वो कितना मुश्किल लगता है एक दूसरे वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना। मतलब एक ही आप कुछ मैसेज दे रहे हो एंड कुछ भी मैसेज दे रहे हो एंड देन यू आर लाइक ठीक है मैंने अब ये बोल दिया है, मैं दूसरे टाइम इसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बट आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट वे। तो वो प्रोसेस कैसा लगता है, जस्ट मतलब छोड़ मतलब ओवरऑल कैसा लगता है, एंड कई बार मतलब काफी क्या वो मुश्किल होता है क्या, इज इट लाइक रियली इजी टू स्लिप इन, कब मुश्किल होता है कब आसान होता है कुछ, मतलब उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत तो होता है, ठीक है, हाँ। एज इन टू जज की ऑडियंस तुम्हारा कितना इंटेलिजेंट है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैं किसी प्लेन में कुछ कहना चाह रहा हूँ और मैं किस ढंग से कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को दिखाना है कि मेरा कैरेक्टर गुस्सा में, तो मैं कह सकता हूँ कि वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ठीक है, या तो वो एक सिर्फ ग्लास तोड़ दिया है, ठीक है। तो दो ये बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मतलब प्लेन भाषा में, कि वो आवाज़ से भी समझा सकता है कि वो गुस्सा में है, वो अपने एक्शन से भी समझा सकता है गुस्सा में, ठीक है। अब मेरे अंदर ये हो जाता है ख्याल कि अगर मेरा ऑडियंस ये नोटिस नहीं किया तो क्या ये आगे वाली कहानी कितनी समझ में आएगी उसको, इस बात को। या फिर अगर मेरा ऑडियंस इसको बार बार नोटिस करता रहा तो क्या ये रिपीटेटिव हो जाएगा, क्या इतना ज़रूरी है इसको करना। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है मुझे हर बार की, ऑडियंस को समझ भी आए और थोड़ा उसको दिमाग भी लगाना पड़े। तो उनको थोड़ा बार बार वो एटलीस्ट मेरे प्लेन में अपना योगदान भी देते रहें, समझते रहें। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ बातें कहूँगा, कुछ बातें उनको ऐड करनी है। इट्स मोर लाइक कि मैं कुछ बातें इधर उधर बिखेर दूंगा और आपको सारी बातों को समझ करके कहानी समझनी है, हाँ। समथिंग लाइक पजल। पर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ विच इज अ बिट डिफरेंट, मतलब चाहे कुछ थोड़ा डिफरेंट है और मैंने इसे ऐसे परसीव किया है, लेकिन क्या मेरी ऑडियंस उसको समझ पाएगी कि नहीं, वो फियर रहता होगा ना कहीं एकदम माइंड में एकदम रहता है, एकदम कि रहता वो है। कुछ हम बातें जैसे। होती है कि सॉरी मैं आप। अपना कुछ कहता भी नहीं हूँ, हम्म। कभी कभी ऑडियंस को ज़्यादा समझ जाती है। इट्स हम्म। लाइक कि कुछ पोएम्स होते हैं ना कि तुम पढ़ते हो कवि ने नीले रंग को आसमान में ही आसमान कुछ और सोचा है, तो आप अपना थॉट डालते रहते हो उसमें। तो वो हम्म। तो एक बात है कि ऑडियंस कितना समझती है, इसका डर हमेशा बना रहता है, और क्या गलत समझ रही है जो मैं कह रहा हूँ, वो तो उससे भी बड़ा डर होता है। सबसे बड़ा डर वही हमें मुझे मुझे और सिद्धेश को भी ये थोड़ा लगा रहता है कि हम कुछ बात बताएंगे तो वो कैसे परसीव होगी उसका मतलब। तो आई कुड ओनली इमेजिन कि एज इन समवन हु इज इन्वॉल्वड इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री एज यू, उनको मतलब कितना अवेयर रहता होगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट एट स्केल, काफी ज्यादा कर रहे हो, किसी काफी लेवल पे लिख रहे हो, और देन आप कुछ डेप्थ इन डेप्थ भी जा रहे हो सारी चीजों के। तो उस डेप्थ से उसको उसके अंदर जाके देन उसको बाहर निकल के आके उसको प्रेजेंट करना, आई कैन ओनली इमेजिन कि वो इट माइट बी अ बिट लिटिल चैलेंजिंग जहां तक मुझे समझ आता है। Yeah. तो मैं करता हूँ ना, मतलब अक्सर क्या होता है कि जब मैं प्ले लिख लेता हूँ तो मेरे कुछ 10-15 दोस्त होते हैं, तो एक एक करके मैं उनको बुलाकर सुनाता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि वो क्या समझ पाएँ, क्या नहीं हम्म। समझे हैं, ये हम्म। चीज़ें वो स्किप कर गए हैं, ठीक है, तो अच्छा। मे बी फिर मैं रीराइट में ठीक करूँगा उसको। तो मैं ऐसा टेस्टिंग करता रहता हूँ ताकि अच्छा। बेटर हो सके। राइट। राइट।
Okay. फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है आई थिंक इन दिस केस, बट मेंटेनिंग योर ओन क्रिएटिव जो एक फ्लो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। मतलब मेरे जैसे कोई अगर नूब पर्सन ने जिसको कुछ पता नहीं है एबीसी ऑफ ड्रामा, तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस। सो डेफिनेटली आई थिंक वो भी एक एस्पेक्ट है। और मैंने जो दो थोड़े प्ले जो देखे, तो कश्मीर का गांधी एक प्ले था जो हसीब ने लिखा है, फिर इंशाल्लाह राम और एक प्ले है, और कश्मीर का गांधी इस नाटक में हसीब ने एक रोल किया है, राइट? वो मैं बहुत, रोल करना, ऐसा नहीं था कि मुझे रोल करना था, मतलब वो हाँ एक्टर था नहीं तो मुझे करना पड़ गया। बिल्कुल, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा एज कम्पेयर टू द जो सेकंड वाला जिसने किया था, कि मैंने दोनों वर्जन देखे। तो फॉर आर लिसनर्स एंड द पीपल हु आर वाचिंग, इस प्ले में एक एक सीन ऐसा है जहाँ पे दो कैरेक्टर सामने सामने बैठे हुए हैं और एक टेबल रखा हुआ है और एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, राइट? हसीब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कहीं पर भी। हाँ और सामने ग्लास कुछ छोटे छोटे मोटे प्रॉप्स हैं, लेकिन वो बहुत इमोशनली चार्ज सीन है जिसमें हसीब का कैरेक्टर विच ही हैड प्लेड फॉर दैट मोमेंट इज गेट्स वेरी एंग्री एट मोमेंट्स, एंड जो मॉड्यूलेशन है ऊपर नीचे, एंड फिर टेबल के इर्द गिर्द घूमना, फिर टेबल को पटकना जोर जोर से, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि ये लिखा कैसे गया है, राइट? बिकॉज तो हसीब यू हैड रिटन द प्ले, राइट? मतलब यस। ये पूरा प्ले आपने लिखा था। तो उस टाइम पे अब ये जो इनैक्ट करने वाला जो पार्ट आता है, ऑब्वियसली आपके पास डायरेक्टर भी होगा, correct? But how does it go from your words on that paper to actually enacting it, and then जो modulation of voice है, क्योंकि जब लिखते हैं आप जब जो भी प्ले लिखा गया है उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन तो नहीं लिखा गया है, वो तो बस एक एक्टर को ही पता है। तो अभी इसमें तीन अलग अलग चीजें होंगी कि राइटर वांट्स वन थिंग, आज हसीब हसीब को एक अलग चीज चाहिए, अरुंधति एज अ डायरेक्टर उसको एक अलग विजन होगी, मैं एज अ एक्टर मैं एक छोटा सा अपना एक कुछ एक पर्सपेक्टिव लेके आऊंगा। तो ये चीजें फिट कैसे होती है पूरी एक साथ? ये क्या होता है ना कि इट्स लाइक कि मैंने ईंट रखी, तो फिर अरुंधति और मैंने डिस्कस किया कि अगली ईंट अरुंधति कैसे रखेगी। उसके बाद हम्म। फिर तुम जब आए तो तुमने सोचा कि अच्छा इसको और बेटर बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस जैसा सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर मैंने वो सीन लिखा, उस सीन में मैं जब लिख रहा था तो मेरे को ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे आर्गुमेंट चलेंगे, वो ज़रूर हाथ मारेगा, पैर मारेगा, या फिर टेबल जो भी प्रॉप्स उसको उठा के फेंक देगा। तो ये सब मैं सोच रहा था उस समय, और ये नहीं सोच रहा था कि हाँ यहाँ पे चिल्लाएगा ज़रूर, वो चिल्लाएगा। अब कैसे चिल्लाएगा ये मेरा मेरा टेंशन नहीं, ये मैं नहीं सोचता वो कैसे चिल्लाएगा, वो किस तरह से हाथ ऊपर करेगा, राइट करेगा, लेफ्ट करेगा, उतना हम लोग एक्टर्स को बाध्य नहीं करते हैं, पूरी आज़ादी होती है जैसे जैसे वो करना चाहते हैं। अब जब डायरेक्टर आता है तो डायरेक्टर हमेशा वो उसकी हमेशा थिंकिंग रहती है कि ब्लॉकिंग कैसे होगी, मतलब एक्टर स्टेज पे खड़ा कैसे होगा, ऑडियंस को पहले क्या दिखेगा, ठीक है, कौन सा प्रॉप्स किस जगह होगा, ऑब्वियसली जब लाइट्स आउट होगा या फिर जब सीन सेटअप होगा तो किस तरह से होगा। तो ये सब चीज़ें हमेशा डायरेक्टर की होती है, डायरेक्टर का से रहता है वहाँ पे, प्लस वो एक्टर को ब्रीफ देता है। वो हमेशा राइटर जैसे मैं कहता हूँ, राइटर एक माँ जैसी होती है और डायरेक्टर एक बाप जैसा होता है। तो राइट, माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन जो बाप होता है वो उसकी परवरिश कर रहा है या उसको स्कूल भेज रहा है, तो उस तरह का एक सीन रहता है। राइट। और जो एक्टर है वो मोर देन स्टोरी, वो अपने कैरेक्टर के बारे में सबसे ज़्यादा जानना चाहिए। उसको पता, हम एज अ राइटर मेरे को नहीं पता कि वो कैरेक्टर कहाँ पैदा हुआ था, वो अगर स्टैमर कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, ये सब मेरे को नहीं पता है, ठीक है। ये एक्टर लेयर लेके आ रहे हैं कि वो स्टैमर कर रहा है, वो स्टैमर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में ये हिचक है, ठीक है। तो ये वो हर एक डायलॉग में वो अपना लेके आ रहा है। और जहाँ तक वॉइस मॉड्यूलेशन की बात रहती है, तो वी जनरली यूज कि हम लोग कुछ वर्ड्स को ना हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उस पर हम लोग जोर से चिल्ला सके, बोल सके, ताकि ऑडियंस को क्लियर हो। तो वो हम लोग एक्चुअली ये सब हर जो थिएटर आर्टिस्ट होता है ना, वो एक्चुअली अंडरलाइन करता रहता है कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे पॉज लेना है। तो वो एज अ ऑर्गेनिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्राफ्ट जैसा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि सो मतलब जो भी प्लेस हम जब डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर का गांधी, इवन झेलम हो गया, और भी बहुत सारे प्लेस हैं, तो वो सब में क्या होता है कि जो
या तो इंशाल्लाह राम हो गया, वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट्स। और हर आर्ट फॉर्म में वो एक जैसे मैं कहता हूँ कि हसीब एक सच्चा दर्दी है ना, या तो कवि हो गया या तो किसी किसी भी एक फॉर्म में हो गया, एक उसके पीछे एक सॉर्ट ऑफ सेंसिटिविटी या एम्पथी या तो एक टू नो व्हाट अ अदर पर्सन इज फीलिंग, तो ये एक चीज होती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए, क्योंकि अगेन मतलब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे वो अलग अलग चीजों में अप्लाई होता है, लेकिन ये मैंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हर क्रिएशन में, इन योर क्रिएशन एटलीस्ट। मतलब कोई भी ऐसा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की कोई मुझे दिखी नहीं इसमें कहानी, लेकिन हर कहानी के पीछे एक बिगर मोटिव था, एक जो ज्यादा बड़ी चीज कहलानी थी लेकिन छोटी छोटी चीजों से कही गई है। तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है? हमेशा जो मेरी जो स्टोरीज है कुछ भी मैं लिखता हूँ तो वो एक आइडिया से आता है। ठीक है, एक सिंपल सा आइडिया होता है मेरा, जो आप भी कहें कि आइडिया भी कहना गलत होगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात होती है। वो आइडिएशन और उसकी तो बातें बाद में आती है, लेकिन एक होता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं आज़ादी के बारे में बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं जो भी अभी राइट्स होते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सिंपल सा चीज़ रहता है। अब ये सारी चीज़ कहाँ से आती है? सब चीज़ें आती हैं कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है, या फिर जिस तरह से मैंने किताबें पढ़ी हैं, जिस तरह के मैंने राइटर्स से पढ़ा है, तो वो सब कहीं ना कहीं मेरे अंदर जमा होती गई, जिसके खिलाफ मेरे को शायद थोड़ा गुस्सा होगा, या जिसके खिलाफ मेरे को लगता है कि ये गलत है दुनिया में, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी मैं उसके तरफ मुड़ जाता हूँ लिखते लिखते। तो वो सब झलक जाता है कभी ना कभी। तो ये मोर देन मेरा कि ये प्लान रहता है और अनप्लान्ड भी रहता है कभी। तो इट्स बोथ बोथ थिंग। और मोर देन दैट आल्सो कि आप हमेशा कुछ ऐसा करना चाहते हो कि ऑडियंस जब जाग के बैठ के सोचे इस प्ले के बारे में, तो उसको लगे हाँ ये सही बोल रहा था, या फिर हाँ ये तो नया आइडिया, मेरे को नया पर्सपेक्टिव दिखा इस बारे में। अपने एक हमेशा होता है ना कि आप कोई भी एक अच्छी मूवी देखते हो तो आप मूवी खत्म होने के बाद मूवी के बारे में सोचते हो, फिर आपको लगता है ओह माय गॉड, डायरेक्टर ये कहना चाह रहा था, अच्छा तो ये मतलब था इसका। तो वो एक चीज़ होता है कि वो आप चाहते हो कि वो भी कुछ समझे, कुछ सीख के जाए, या फिर उसके अंदर भी एक द्वंद पैदा हो जाए, जो वो सोचता है उसको लेकर के वो अपने आप को क्वेश्चन कर सके। तो ऐसा भी आप चाहते हो। अब वो कितना आप कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो, मैं कोशिश रहती है, पता नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है, ये तो पता हंसी, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, लाइक वो डिफरेंस कहाँ रहता है वेयर यू वांट द ऑडियंस टू टेक अवे अ स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज, और जहाँ पे यू वांट टू जस्ट लीव देम लूज, कि जो भी तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है वो तुम्हारा अपना है, यू टेक अवे वट एवर यू वांट टू। वो डिफरेंस क्या रहता है? मतलब वहाँ पे क्या टॉपिक्स में कोई डिफरेंस रहता है, या इज देयर एनी एनी अदर क्राइटेरिया जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ होती है? आई थिंक मेरे लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक प्ले था झेलम। तो झेलम वॉज प्ले अबाउट एक पंजाबी लेडी पेशावर से झेलम की ओर बढ़ती है 1947 में। ठीक है, इट्स जर्नी ऑफ हर, और उसमें उसका वो कैरेक्टर आर्क है कि वो लोगों के बारे में क्या सोचती रहती है, जिस तरह से लोगों से मिलती है तो उस तरह से लोगों से क्या सोचती रहती है, और जब वो झेलम पहुँचती है तो क्या सोचती है। तो ये एक पूरा उसका आर्क है कि वो किस तरह से बिहेव क्या सोचती है। तो उसमें मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है, लास्ट में उसको पूरी तरह से चेंज कर देना है। उसके अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी मुस्लिम है, या फिर ऐसा कुछ। इवन तो वो बहुत कुछ यूज़ कर चुकी है लाइफ में, तो वो एक डेफिनेट था कि एंड तक मुझे ये चाहिए। बट जब इंशाल्लाह राम की बात हो रही थी, तब मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरे को उसमें क्या करना है, एंड में मेरे को क्या दिखाना चाहिए उसमें। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब दोनों पार्ट कहीं ना कहीं राइट होता है ना, जब आपको लगता है कि हाँ ये भी तो सही है और ये भी सही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लूज छोड़ दूँ। तो मैं उस समय कोशिश करता हूँ कि लूज छोड़। और जो चीज़ें सबको लगती है सही है, अब सिंपल सी बात है कि मैं ये कह रहा था कि जो चीज़ सबको सही लगती है, ऐसा कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन अब जैसे जिस पे क्वेश्चन हो सकता है कि भगवान है कि नहीं है, अब भगवान पे बिलीव होना चाहिए कि नहीं चाहिए, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, तब इस सब जगह पे लूज छोड़ना ज़्यादा बेटर लगता ओके। और एक जनरल एक सेंस ऑफ मिस्ट्री कभी भी किसी आर्ट फॉर्म को बहुत
एक थोड़ी एक लेवल ज्यादा खूबसूरत बना देती है। जैसे कि अब मुझे पता नहीं कि हम में से किसने देखे होंगे, बट शटर आइलैंड जैसी एक मूवी हो गई जिसमें स्कॉर्सेज़े ने एंड पे एक अलग से मोड़ पे आके छोड़ दिया। इंसेप्शन एक मूवी हो गई जिसमें आखिर तक हम सोचते रहते हैं कि वो इस दुनिया में है किसी और दुनिया में है। तो वो एक एम्बिग्विटी जो एक है उसको और अच्छा बना देती है, आई थिंक सो। और इन एडिशन टू दिस मैं ये सोचता हूँ एम्बिग्युइटी काफी। का क्या है ना, मेरे को लगता है ऐसा कि वो जो ऐसा करते हैं ना, वो पर्पसली करते हैं कि ऑडियंस जब हट जाए तो वो सोचे इस बारे में, तो उसको याद रहे। आज भी तेरे को याद है शटर आइलैंड के बारे में ये बात। अगर ऐसा नहीं होता या इंसेप्शन में ऐसा नहीं होता या अंधाधुन में ऐसा नहीं होता तो हम लोग नहीं सोचते ठीक है वो मूवी बिल्कुल अच्छी रहती, फिर भी अच्छी रहती मूवी, बिल्कुल। कमाल के कैरेक्टर्स रहते हैं, कहानी भी अच्छी रहती। लेकिन वो हम्म एक पार्ट आने से आप सोचते हो कि क्या था वहाँ पे, और वो अटक हम्म जाता है आपके दिमाग में। हम्म इवन इन इंटरस्टेलर में ना ऐसा ही वैसा स्टोरी बताया उन्होंने एंड तक, तो वी डोंट नो कि वो दूसरे यूनिवर्स में थे एंड पैरेलल वो चल रहा था सब कुछ। He's got या his, देयर वाज अ बिट ऑफ या मतलब एम्बिग्यूटी नहीं, कुछ चीजें ऐसी और भी होती है ना, जैसे कि तुमने गजनी देखी है ना, गजनी मूवी, ये आमिर खान वाली। हम्म हाँ तो मैं बचपन में देखी थी ठीक है। अब उस समय मैं ऐसा 10 दिन तो मैं सोचता रहा यार, कल्पना को पता नहीं चला कि कौन है वो। तो वो मेरे दिमाग में अटक गया। बिल्कुल। आज भी यस। मेरा शेट यार, उसको पता होना चाहिए था, संजय सिंघानिया वही था। तो वो चीजें हैं कि आप ऑडियंस को वो देना चाहते हो, वो हाँ क्वेश्चन मार्क, हाँ। या फिर वो वांट कुछ क्लोजर नहीं मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली यार मतलब कुछ कुछ ऐसे मूवीज हैं जिनमें यू फील फॉर द कैरेक्टर लाइक एनीथिंग। जैसे कि अभी फॉरेस्ट गंप बहुत पॉपुलर एग्जांपल हो सकती है। और मुझे मुझे पर्सनली मुझे बहुत जानकारी नहीं है हिंदी फिल्म की, लेकिन गुरुदत्त ऐसे कैरेक्टर हैं जो हर मूवी में उनका एक एक थोड़ा ट्रेजिक एस्पेक्ट रहता था इन विच यू आर रियली फील फॉर द कैरेक्टर। तो वो जो एक एम्पथी है कि यार इस कैरेक्टर के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, कुछ तो उसको थोड़ा ठीक हो जाता। तो वो एक काफी अच्छी क्वालिटी आई थिंक दैट इज। एंड इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में वो जो एक इमोट करना या तो एक कैरेक्टर के लिए सिंपैथी क्रिएट करना वो बहुत ज्यादा एक्टर पे डिपेंडेंट करता है। एक राइटर ओनली हैज सो मच दैट ही कैन पुट थ्रू बिकॉज जैसे टॉम हैंक्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हर मूवी में उस बंदे के लिए तुमको लगता है कि यार ये सही बंदा है। फॉर सम रीजन दैट गुडनेस वाला एस्पेक्ट जो है वो किन्हीं किन्हीं कैरेक्टर्स में हो सकता है और होता सही है। सही। तो इज इट बिकॉज उनका एक्सप्रेशंस वैसे हैं इनबॉर्न, या देयर इज समथिंग दैट दे कल्टीवेट इनसाइड देम कि उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, सो वो इज दैट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर वो है कि इट्स लाइक हाँ कुछ एक्सप्रेशन में ही इनबॉर्न कुछ लिखा है, सो इनको ऐसी कैरेक्टर्स देने चाहिए, तो वैसा है कुछ की। नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्रेशन, मेरे को हम्म लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो हर एक कहानी, हर एक मूवीज के साथ कुछ नया लेके आता रहता है। हम्म भले छोटी छोटी चीजें हों, किस तरह से चलना हो, या फिर आप फॉरेस्ट गंप में किस तरह से वो बात करता है, हाँ बहुत ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं। छोटी छोटी चीजें जो कि राइटर ने नहीं सोचा होगा, या फिर सोचा भी होगा तो कितना ही हद तक सोचा होगा। ये सब चीजें वो एक्टर ही प्लेट पे ला सकता है। अब वो कितना इन्वॉल्व होता है, वो कितना स्क्रिप्ट को समझता है, वो कितना देर उस कहानी के साथ स्पेंड करता है, और क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, वो इंटरनलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को। तो हाउ डू करेक्ट। यू गो अबाउट इट, मतलब आपको कुछ अगर दिया है, कोई प्ले आया है, तो आपको इन कैरेक्टर्स को इंटरनलाइज करने का कोई प्रोसेस रहता है, या इट्स मोर ऑफ अ क्रिएटिव थिंग जो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट एक्टिंग, ठीक है। मैंने अच्छा। ऐसे 2-3 बार एक्टिंग की होगी, तो अच्छा। इसीलिए की थी इसी अभाव में, क्योंकि एक्ट्रेस नहीं मिल रहे थे, या फिर हम्म एक्टर बीमार पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो तभी करनी पड़ी मेरे को। तो सबसे पहले तो एक्टिंग इसलिए भी नहीं पसंद है मेरे को, क्योंकि अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि अगर मैंने खराब किया तो मेरा ही प्ले खराब होगा। हम्म तो ये तो मैं अब मैं फिर बोल भी नहीं सकता हूँ कि तुमने खराब कर दिया, मैं डांट भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। एटलीस्ट कोई और रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि तुमने यहाँ गलत किया, ये कर दिया तुमने। तो एक तो ये था। दूसरी बात ये कि अगर जब भी मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरे को थोड़ा तो आइडिया होता है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मेरे को पता होता है कि ये मैं स्टेज पे सोच रहा होता हूँ कि मेरे स्टेज पे ऐसा चल रहा होगा, ये ड्रामा चल रहा होगा, इसने ये बोला होगा तो उसको ये फील हो रहा होगा। अब उस फील में उसकी कौन सी हाथ उठेगा, उसकी कौन सी आँख फड़फड़ाएगी, ये सब मैं नहीं सोचता हूँ। तो ये सब
चीज़ें जब आप दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो और उस सिर्फ उस सीन के बारे में सोच रहे होते हो, ना कि पूरी कहानी के बारे में, ना कि पूरे प्ले के बारे में, और सिर्फ उस एक लाइन को सोच रहे होते हो, तो उस लाइन में आप क्या समझ रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो सब आप बेसिकली आप लिखना शुरू करते हो, या फिर बेसिकली उस चीज़ को आप कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो कि हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे ठीक होती है, बेटर होती है। ओके। और एक चीज जिसमें मैं काफी मुझे इंटरेस्ट है, और ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी पर्टिकुलरली हिंदी इस पूरे कॉन्वर्जेशन में बहुत ही थर्ड क्लास हिंदी है, और जो ये हसीब +1। खान है, यस, अरुंधति कॉन्कर्स है, और जो हसीब खान है इनकी उर्दू बहुत ही माशाल्लाह है। तो जो एक जो अल्फाज और जो शब्दों का जो एक सिलेक्शन होता है, रिफाइनमेंट ऑफ स्पीच या रिफाइनमेंट ऑफ आपका जो एक लिटरेरी जो वजन है आपके जो राइटिंग में, वो आई थिंक अल्फाज बहुत एक जरूरी चीज होती है उसके अंदर। उर्दू तो मतलब आप उर्दू में कुछ खराब चीज कह दो फिर भी लग सकता है कि आप मतलब खूबसूरत चीज कह दी है, तो थिंक दैट प्लेज इन योर फेवर मैन, मतलब वो काफी सही लगता है। ये हाँ। एक चीज़ है, एक चीज़ तो है कि उर्दू चीज़ों को और खूबसूरत बना देती है, पर एक बात ये भी है कि प्ले का जो लैंग्वेज होता है वो आपके कैरेक्टर का लैंग्वेज होता है। अच्छा, तो जब आप झेलम देखोगे तो झेलम थोड़ा उर्दू टाइप से है, क्योंकि वो पाकिस्तान 1947 में स्टैब्लिश था। हम्म। इंशाल्लाह राम थोड़ा हिंदी की तरफ झुका, क्योंकि वो 1992 में स्टैब्लिश था। तो इस तरह से, क्योंकि मेरा सेटअप ही यूजली ऐसा होता है कि जहाँ पे हिंदी और उर्दू और थोड़ा उर्दू को ज़्यादा रुझान हो, तो वो मेरी तरफ ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बट आपका लैंग्वेज आपके कैरेक्टर के लैंग्वेज से डिपेंड करता है। आप जिस समय पे लिख रहे हो और जिसके लिए लिख रहे हो, जिस कैरेक्टर के लिए लिख रहे हो, जिस तरह के डायलॉग लिख रहे हो, आप नहीं दोगे। आप तो एक 18 साल के बच्चे को उर्दू बोलते हुए नहीं लिखोगे हम्म। आप। तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। और लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कितना ऑडियंस समझ पाए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मतलब कि जितना आसान ढंग से बड़ी बातें बोल सकूँ। बिल्कुल। अ, और एक चीज जिसमें मुझे पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो जानना चाहता हूँ कि मेरे पर्सनली को ऐसे कोई दोस्त नहीं है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो, या तो जो भी हमारे टॉप की जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेन करती हैं यंगस्टर्स को, या तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो भी लोग हैं, फॉर ड्रामा, फॉर फिल्म्स, और फॉर राइटिंग दिस होल क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग परहैप्स। तो और जितना मैं जानता हूँ हसीब ने भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं लिया है, एम आई राइट? मैंने किए हैं, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। अच्छा, मतलब ओके। सर्टिफिकेशंस होते हैं जिस तरह से अपने यहाँ, तो वैसे मैंने स्क्रीन प्ले प्ले राइट किए, मैं ऐसा स्क्रीन प्ले, करता रहता हूँ। करेक्ट। सो एंड देन उसी के बारे में मुझे जानना है कि एज कम्पेयर टू अज्यूम कि अगर नहीं किसी ने नहीं करे हो, तो किसी को एक्सेस नहीं है, कितना फैक्टर प्ले करता है, मतलब कितना इफेक्ट करता है वो ट्रेनिंग किसी एक पर्सन को जो इंटरेस्टेड है, और कोई सेकंड पर्सन हु डज नॉट हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस रिसोर्सेज, वो फ्रॉम अ स्क्रैच सीखना चाहता है, फ्रॉम अ स्क्रैच करना चाहता है, क्या डिफरेंस हो सकता है? एक तो होती है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं। हम्म। मतलब आपको अगर हॉबी लिखना आता है, मतलब आप फील करते हो, लिख कर आपको खुशी मिलती है, या फिर पेंट करके आपको लगता है कि हाँ कमाल है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। प्लस यू नीड टू लव द क्राफ्ट ऑफ। तो ग्राफ एक राइटिंग क्या होता है ना, स्क्रीन प्ले और प्ले राइट की बात करते हैं, तो मोर देन आर्ट वहाँ पे ग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता हम्म। है। जबकि आप नोटिस करोगे कि हर मूवी इज बेसिकली व्हाट इट्स बेसिकली समवन वांट समथिंग, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो बस आसान भाषा में फिर वो उस चीज़ को पा लेता है। तो ये हम्म। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको हम खोलते जाएंगे तो वो 3 एक्ट 5 एक्ट पिक्चर बनता जाएगा, और उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, कॉन्फ्लिक्ट और सारे सेटअप पे ऑफ, उसमें और सारे बातें आते जाएंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होना है, किस तरह से होना है। तो हाँ एक बात तो है कि यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा कि हाँ अब सीखना चाहिए, और इस बारे में देखना चाहिए कि और लोगों ने किस तरह से इसको बनाया है, क्या है। बिकॉज कि आप कभी ना कभी देखो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको रूल सीखना है क्योंकि रूल फॉलो करना है। अब बहुत सारी मूवीज होती हैं कि ये सब रूल्स फॉलो नहीं करती। इवन फॉरेस्ट गंप, ठीक है, ये कहाँ फॉलो करती है ये रूल? ये तो बस एक कहानी है जिसमें मुझे लगता है कि पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे स्टार्ट मिडिल एंड कहाँ पर है इसका। तो
ये सब जो मूवीज होती हैं ये सब रूल तोड़ती हैं, नो डाउट, बट रूल तोड़ने के लिए भी आपको रूल जानना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये चीज़ है कि हम्म आपको समझना तो पड़ेगा क्राफ्ट कैसे होता है, और जो जिसको अब तक मिला नहीं है, वो साधन नहीं है कि वो सीख पाए। आई थिंक कि अब यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और इवन बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत आसान भाषा में सिखा देती हैं। तो मैंने भी मतलब स्टार्ट किया था किताब पढ़ते ही, रॉबर्ट मकी की आई थिंक स्टोरी थी, जो मेरे को समझाए कि क्या होता है स्मॉल स्मॉल चीज़ें। तो उसके बाद देयर आर मेनी गुड बुक्स, सेव द कैट है, आई थिंक, और भी जॉन ट्रूबी की कैरेक्टर एटोनॉमी है। तो ये सारी किताबें हैं जो कि सिखा सकती हैं, बट यू शुड नॉट स्टिक टू इट, मतलब रूल जानना चाहिए, समझना चाहिए और तोड़ना भी चाहिए। बिल्कुल। वो तोड़ने की क्राफ्ट ही तब आएगी जब यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, लाइक यस। हाँ, वो दैट्स राइट। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? मतलब मेरे को ऐसा बार बार हम बात कर रहे हैं, तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा, नहीं ये सवाल किसके लिए था? सिद्धेश तुम्हारे लिए, अच्छा मेरे बोथ लिए। ऑफ यू। हम्म मेरे लिए तो फेवरेट आई थिंक आई वुड से कि बहुत मतलब बहुत है, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड आई हैव लाइक टू फेवरेट मूवीज। तो हिंदी में आई थिंक हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका, ओके, तो मेरे को जैसे दिल दिल चाहता है, चाहता है। दैट इज वन, एंड देन सेविंग प्राइवेट रायन बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, तो दिस इज द सेकंड। तो बट काफी सारे हैं ऐसे। यू आर मूवी। सेम, सेविंग प्राइवेट रायन, आई आई एम ग्लैड दैट यू मेंशनड इट क्योंकि मुझे सच्ची में सोच रही थी मैं क्या बोलूं, बट देन आई हैव वॉच्ड दिस एंड आई रिमेंबर कि दिस स्टक माय इन माय माइंड, लाइक अच्छी लगी। एंड देन इंटरस्टेलर आई वुड हैव टू से डेफिनेटली। ये जैसे आपकी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी टाइप्स की मूवीज, मतलब आई लाइक देम मोर। एंड देन इमिटेशन गेम देखा है आपने? वो वाला, हाँ वो भी हिंदी में। इट्स लाइक मैं आई डोंट वॉच, आई एम सॉरी मतलब ज्यादा देखती नहीं, बट वन मूवी दैट डेफिनेटली चेंज्ड माय लाइफ फॉर श्योर इज अ वेरी, मतलब थोड़ा सा कॉमन आंसर है, बट थ्री इडियट्स। वो जब जिस टाइम पे वो आई थी, दैट टाइम पे मेरा एक लाइफ में कुछ ऐसे रट चल रहा था, एंड देन आई वॉच दैट, समथिंग कुछ क्लिक हुआ, एंड उसके बाद एवरीथिंग जस्ट टुक अनदर काइंड ऑफ डायरेक्शन। तो आई वुड से दैट इट वाज अ गुड मूवी, फॉर मी इट वाज लाइफ चेंजिंग। बाकी तो एंटरटेनमेंट के लिए ही है, बाकी सो इट्स लाइक दैट। थ्री इडियट इज अ बहुत अच्छी मूवी, नो हम्म। डाउट। व्हाट अबाउट हसीब? व्हाट अबाउट यू? अपनी मतलब मैंने इंग्लिश मूवीज देखी है, मतलब ये सारी मूवीज देखी है, बट आई हैवंट सीन मच ऑफ इंग्लिश मूवीज। तो मेरे को लगता है कि आनंद इज माय फेवरेट मूवी। आनंद is my- यस। रंग बसंती मेरे को बहुत पसंद है। रंग बसंती इज वन काइंड ऑफ मूवी जो मैंने पहले देखी थी, और मैंने बोला ओह माय गॉड, ऐसा भी सोच सकते हैं क्या। तो हम्म वो होता है ना, बचपन में आप सोचते हो ओह माय गॉड दिस इज द बेस्ट, इससे ज़्यादा देखना नहीं। तो उसके बाद देयर आर मोर मूवीज लाइक, मेरे को इवन व्हाट मेरे को रीजनल मूवीज भी काफ़ी पसंद आ रही है। तो हाल फिलहाल में आई स्टार्टेड वॉचिंग मलयालम मूवीज, तमिल हम्म मूवीज, वो भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आई आई लव इट, लाइक मैंने कल रात में देखी थी कर्णन। ओके, एंड इट्स अमेजिंग। नाम नहीं पता लगा, क्या क्या नाम है उसका? कर्णन, कर्णन, KARNA, ओके, KARNA। धनुष की मूवी है। इट्स ओके, इट्स ओके। इट्स ग्रेट मूवी एक्चुअली, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। ओके। हसीब, ये मूवी देखिए मलयालम में, इट इज कुंबड़ांगी नाइट्स करके एक हाँ मूवी आई है। आई हैव सीन इट, वो आई हैव सबने सीन अच्छा देखी अच्छा, है। ये मैंने नहीं देखी है, तो मुझे तो मैं डू मतलब थोड़ा वॉच इट, मुझे भी पता लगा। हाँ, इट्स अ गुड यस, मूवी। गुड फैमिली मूवी। ड्रामा। हाँ, यस, काफी अच्छा आई है, विल आई काफी विल। डीप डाइव करते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज और उसमें। इट्स अ गुड वन, हम्म सो मच वॉच। एंड ये साउथ की मूवीज मेरे को लगा नहीं था कि इतनी एडवांस होगी हाँ। इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी। जो विजुअल प्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब हम्म, इट्स ग्रेट एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये चीज और ज्यादा लग रही है आजकल की, अभी जो राधे मूवी आई है सलमान भाई की, तो काफी क्रिटिसिज्म तो सब मतलब देख ही रहे होगे, मीम्स वगैरह चल रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे। तो माय पॉइंट इज लाइक पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज, बट हाउ मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस फॉर अ फिल्म मेकर या तो प्रोड्यूसर, कि
कितने हद तक यही चीज करोगे, मतलब कितने टाइम तक यही करोगे? बिकॉज मुझे पता है कि लोगों को फिर भी देखनी है मूवी, and we cannot deny people what they want, but as compared to 80s 70s 90s, जो एक जमाना था जब पैरेलल सिनेमा चलता था, अमोल पालेकर की कमर्शियल हिट्स भी थी, काफी अच्छी कॉमेडी भी थी, बट इट वाज नॉट लाइक दिस। तो ये जो ट्रेंड है आजकल का जो रीमिक्स वाला है, आई एम वेरी इरिटेटेड। पता नहीं, मेरा एक बायस्ड व्यू है, मुझे बहुत दिमाग खराब होता है रीमिक्स्ड गानों से और रीमिक्स्ड मूवीज से भी, बार बार वही चीजें। तो ये आजकल ही है कि व्हाट डू यू से, कि पहले भी लाइक प्री 2000s भी ऐसे मूवीज बनती थी जो बहुत ही मतलब घटिया किस्म की थी? अब बात यह है कि राधे क्यों बनती है, राधे क्यों बनती है कि हम और तुम यहाँ बैठ क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम और तुम देख के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये भले ही आप ढिंचैक पूजा को बोलो कि ढिंचैक पूजा बहुत गंदा गाती है, लेकिन सुन तो रहो ना, आप सुन रहे हो उस गाने को, उसको उससे मतलब नहीं है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको मतलब है कि उसको पैसे आ रहे हैं, तो जब तक पैसे आते रहेंगे तब तक वैसी मूवीज बनती रहेंगी। तो और उनके लिए ऑब्वियसली सिनेमा उनके लिए इज एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ इतना हो जाता है कि सलमान भाई की एंट्री होगी, सलमान भाई डांस करेंगे, सलमान भाई हीरोइन के साथ रोमांस करेंगे, तो सिर्फ इतना सा रह जाता है वो पार्ट। अब इसी फॉर्मूला पे बहुत सारी मूवीज चलती आ रही है, रिजल्ट मिल रहा तो चल रही है, अगर वो 200 करोड़ पार नहीं होगा तो नहीं चलेगी फिर उसके बाद। अब तुम हाल फिलहाल में ट्रेंड देखोगे कि इसी की आयुष्मान खुराना की मूवी वापस आ रही है। अब वो जो लाइन है ना कि पैरेलल सिनेमा या न्यू वेव सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा का, वो जो लाइन है वो बहुत अब ब्लर एक हो हो रहा गया, हाँ ब्लर हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लर है। हो गया। स्टार्टिंग के टाइम में जब हम अमोल पालेकर या नसीर साहब की बात कर रहे होते हैं, उस समय जो पैरेलल सिनेमा था वो हमेशा इस होता था कि हम लोग like there is something like mise-en-scène. mise-en-scène is like मूवी का टोन कैसा है, मतलब इट्स लाइक अब कुछ चीज़ें होती हैं कि कितने ड्रामेटिक है, कितनी थ्रिएटिकल है और कितनी रियलिस्टिक है। अब जो स्केल होता है, स्केल पे मूवीज बैठेगा हमेशा कि अब अगर तुम केजीएफ देखो, केजीएफ इज ओवर द टॉप एक्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड मूवी, इट्स अ ग्रेट मूवी, गॉट इट। बट जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट थोड़ा क्रिटिकल है। सेम विद वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, ठीक है, बट व्हेन यू टेक लंच बॉक्स, ठीक है, तो वो करेक्ट। रियलिस्टिक सिनेमा है, ठीक है, तो वो इस पार्ट तक आ जाता है। तो ये राइट। सब चीज़ें जो है ना, अब इवेंचुअली क्रिटिकल्स में ऐसा नहीं हो रहा कहूँगा कि अब वो खराब हो गया, वो ट्रीटमेंट गलत है, वो ट्रीटमेंट भी अच्छी है, लेकिन यू हैव टू डिफाइन कि आप कहाँ पे डाल रहे हो। लाइक जो मैंने कल मूवी देखी, ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत ही प्यारा एडिटिंग किया, ठीक है, देयर वाज ग्रेट बैकग्राउंड स्कोर, ठीक है, जो कि हम लोग रियलिस्टिक सिनेमा में कम देखते हैं। इट यूजुअली अ लॉन्ग टेक विद अ वाइड एंगल शॉट, ठीक है, बट उसमें ऐसा किया गया, ठीक है, स्मैश कट्स बहुत कुछ यूज़ किया उन्होंने और इसको ड्रामेटिक बनाने के लिए, ठीक, बट इट वाज वेरी न्यू। जो रिजल्ट आया वो हमेशा एक नया था, नया टोन था। तो वो एक चीज़ें हैं कि आपको ट्रीटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही कि जो न्यू वेव सिनेमा पुराने टाइम में भी खराब मूवी बनती थी, ठीक है, खराब मूवी तो अच्छा। हर समय बनती थी। और ये जो चीज़ है ना कि कॉपी करने वाली बात, तो पहले भी हम लोग कॉपी करते आ रहे हैं, हम लोग कितना नकल करते हैं इस पर डिपेंड कर जाता है। कभी कभी हम लोग सब चीज़ें उठा के नकल कर लेते हैं, मतलब हर एक शॉट, हर एक किस्सा सब नकल कर लेते हैं, और कभी कभी हम लोग सिर्फ उस चीज़ का एसेस नकल करते हैं, या फिर इवन क्या कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर, ठीक है, वो भी एक तरह का नकल ही है, लेकिन कितना अच्छा है। आप कुछ बिल्कुल। उसमें डाल रहे हो, जैसे विशाल भारद्वाज की जितनी भी मूवीज है, कितनी कमाल की है, कितनी डिफरेंट है, बट बिल्कुल। स्टिल इट्स स्मार्ट। तो ये एक बात बता। इसी से मतलब जस्ट जस्ट टू कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट कि विशाल भारद्वाज की कौन सी मूवी इज क्लोज टू योर हार्ट? बहुत सारी होंगी बट फिर भी। बट हैदर इज वन मूवी। हैदर। हैदर इज सच अ ग्रेट मूवी। मतलब मैंने सारी मूवी देखी, और इवन मकड़ी जहाँ बच्चे में था, जो मकड़ी देखी, यस, मैं डर गया उस था यार। समय एग्जैक्टली हम सो नहीं पा रहे थे यार हाँ इस रात हाँ को। हाँ। शबाना बिल्कुल। इज ब्रिलियंट, मतलब तो और शबाना टू एक्ट इन दैट मूवी, मुझे बाद में पता लगा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई शी इज सो एंड सो एक्टर, शी टुक अप ऑन दैट रोल। पता नहीं कैसे, क्यों शी डिड नॉट हैव टू टेक दैट रोल, क्योंकि बहुत ही अजीब टाइप का रोल था वो, मतलब बट
मैं सही में डर गया था, वो खौफ अभी भी मेरे दिल में है उस मूवी का। मतलब विशाल भारद्वाज इज लाइक, विशाल भारद्वाज गुलजार, इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो बच्चों के लिए, इवन अगर जंगल जंगल बात चली पता चला है, इवन दे आर लाइक चकमक, जो मैगजीन्स हैं, ठीक है, आज भी वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बनाते रहते हैं जो कि एक सर्टेन अमाउंट बच्चों के लिए ही होती है, तो वो सब चीज़ें तो राइट। और इस प्रोसेस में मैं ये चीज देखता हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ एक्टर्स कैसे हो रहा है। तो एज अ पर्सन हु वांट्स टू डिक्टेट थिंग्स, राइट, सो नॉट यू डिक्टेट थिंग्स, बट जैसे कि कोई राइटर या तो कोई क्रिएटर हु हैज देयर स्टोरी टू पुट आउट, उन्होंने स्टोरी बना चुके हैं बट दे वांट सम पीपल टू पोर्ट्रे इट। मैं ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहूंगा हु हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। आप स्टार्ट कहाँ से करते हो ये इतना मैटर नहीं करता, बजाय कि आप किस रूप में आप एवोल्यूशन कर रहे हो एज ए एक्टर। तो अकॉर्डिंग टू यू, एंड हमारे पास कॉमन नेम्स तो है बहुत सारे एक्टर्स के, कि आई वुड नॉट आस्क यू कि भाई हु इज द बेस्ट एक्टर, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट किसका एवोल्यूशन यू फील I कि यार think ये it has to be Saif Ali Khan. मतलब ये मैंने ये देखा है उसको, ये सीरियस है कि ये sarcastic है? मैं सही में and कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो I करता भी tell है you, क्या मूवीज? I used to see पुराने मूवीज देखो उसके, ठीक है, हाँ टिल द सीक्रेट गेम्स, ओके, बट आई टेल यू कि हाँ कभी कभी उसका जो आई डोंट रिमेंबर कौन सी मूवी थी उसकी, तब्बू के साथ कोई मूवी थी उसकी अभी हाल फिलहाल में, अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज इवॉल्व्ड अ लॉट, मतलब आई हैव सीन हिम इन पारा, उसमें भी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, इवन दिल बिल्कुल। चाहता है कॉमेडी टाइम में काफ़ी अच्छी थी उसकी, ठीक है, बट वो काफ़ी कुछ सीखा है, मेरे को ऐसा लगता है, हम्म। स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम खिलाड़ी के जो सीरीज में था वो, वहाँ से लेकर के अब तक ही वाज जस्ट अ फेस कि वो डांस करेगा, क्यूट फेस आकर डांस करेगा, आगे चला जाएगा, टिल सीक्रेट में उसने बोला वो परफॉर्म वेरी वेल इन दैट, तो इट्स या एंड इजी टू ओवरलुक भाई, मतलब मुझे लगा कि हसीब जोक कर रहा है, लेकिन जब तुमने कहा कि सैफ अली खान, एंड देन मैंने ट्रेजेक्टरी ऑफ मूवीज देखी, तो इट्स रियली द केस कि काफी इवोल्यूशन हुआ है सैफ अली खान का। ऑपोजिट टू दैट किन्हीं लोगों का रिवर्स एवोल्यूशन भी हुआ है। जैसे सलमान खान, मुझे पहले की मूवीज काफी अच्छी लगती थी उनकी। अभिषेक बच्चन ने जब गुरु की थी, दैट वाज द पिनेकल ऑफ व्हाट ही हैज रीच्ड, बट ड्यू टू इनकरेक्ट चॉइस और वट एवर, आई एम नो वन टू जज, बट जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन की द ट्रेजेक्टरी हैज गॉन समवेयर एल्स। तो इवन पता है अभिषेक बच्चन की जो मूवीज हैं कभी कभी उसने काफ़ी अच्छी मूवी, जैसे गुरु बताया तुमने, युवा ब्लॉफ वाज वन, ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर है, तो वो सब उस मूवीज में तो उसने काफ़ी अच्छी की, बट क्या हो गया ना कि उसकी जो चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट है, मल्टी टास्क, मल्टी जो एक्टर वाली जो हीरो वाली जो स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ रोल रहता है, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर वाला जो रोल है उसका, तो हम्म। उसमें वो अटक के रह गया, तो दैट दैट हैज टू चेंज। इवन उसने बिल्कुल ऐसा काम अच्छा उतना अच्छा नहीं किया जो अमेजन की जो सीरीज की गई थी, बिल्कुल। या बट ही इज अ गुड एक्टर, इसने कुछ खराब काम नहीं किया है, हम्म। अपन डाउन नहीं, होते बिल्कुल। हैं। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि द वंस हु आर ऑलरेडी, जिनके पेरेंट्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है? क्योंकि जो भी वो अगर अच्छा एक्टिंग भी करें, पीपल आर गोना बी लाइक नहीं ये तो अमिताभ बच्चन का बेटा है, सो कहीं ना कहीं वो हम्म। कॉम्प्लेक्स उनके मन में बैठ जाता है क्या कि ऐसा है, तो वो थोड़ा ये सा तो उसके है, बाद। वेरी राइट, ये तो है हम्म कि अगर आपको कंपेयर किया जाएगा हम्म इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इवन अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी फील्ड में है, अगर तुम हम्म डॉक्टर था, पापा डॉक्टर है, इसलिए कि वो डॉक्टर अच्छे थे या फिर हम्म तुम अच्छी, कंपेयर तो होता है, तो हम्म वो और वो ये भी है कि आपको स्टार्ट अच्छे से, अभिषेक बच्चन को तो स्टार्ट अच्छे से मिल गया, अच्छा। मतलब ही वाज एबल टू गेट अ मूवी बिकॉज ऑफ हिज फादर, एंड हम्म मेनी अदर केसेस जो भी होता है, जो ये नेपोटिज्म चलता है, तो इसके साथ ये भी आता है कि आपको जज भी करेंगे आपकी फैमिली के हम्म साथ। हम्म हम्म तो मे बी वो उसकी एक्टिंग को, उसके करियर को या एडवांसमेंट को शायद लाइक हैम्पर कर दे किसी ना किसी वे में, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली। तो कर सकता है, बट इफ यू हम्म आर ए गुड एक्टर लाइक रणबीर हम्म कपूर, उसकी तो पूरी फैमिली इज लेजेंड से भरी हुई है, हम्म तो इट डजंट मैटर कि अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो आप भी उसमें एक नाम हो जाएगा। अब राइट। उसको हम कहाँ कंपेयर करते हैं, पृथ्वीराज कपूर से कंपेयर नहीं करते हैं रणबीर कपूर को, या फिर ऋषि कपूर से नहीं हम्म। करते हैं,
तो वो तो अपने अपनी जगह तो अपनी लेजेंड। राइट, आई गेट इट। करेक्ट। तो और आपका कोई, सॉरी सिद्धेश, नहीं, कंटिन्यू। नहीं आपके फैमिली में है कोई मतलब इन टू क्रिएटिव इंडस्ट्री, या नॉट एट ऑल। दिस इज ऑल योर ओन इंटरेस्ट? नॉट एट ऑल, कोई अच्छा दूर दूर तक कोई नहीं। तब अच्छा है, नाइस, ओके। मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि इफ दैट इज द केस हसीब, कि देयर इज नो वन अराउंड यू प्रोबेबली टू पॉइंट यू, कि तो मेरे घर पे क्या होता था कि मेरे घर पे बहुत सारी किताबें पढ़ी रहती थी, क्योंकि मेरी बहन शी इज इनटू रीडिंग, लाइक माय डैड, तो देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर, ऑल्दो नो वन एक्टिवली रीड्स इट, आई गेट माय हैंड्स ऑन इट बिकॉज वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो फॉर यू, यू मतलब आपने प्योरली खुद के इंटरेस्ट से ये चीजें कलेक्ट की हैं, जैसे कि अगर कोई अगर पोएट्री की किताब होगी, इट इज गालिब और इट इज कबीर और इट इज हुएवर, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि हाउ स्ट्रॉन्ग दैट इंटरनल फोर्स मस्ट बी फॉर यू, कि भाई Exactly. मैंने ये सारी किताबें इकट्ठा की है, मैं पढ़ूंगा और मैं अपनी प्रोसेस पैरेलली बिल्ड करूंगा इसके हिसाब से, अलग अलग चीजों में। तो आई नो दिस दैट यू हैव तो नाटक तो लिखे हैं, पोएट्री तो काफी ज्यादा लिखी है, एंड नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ, आई डोंट, दिस इज नॉट पब्लिक बट ही इज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले, राइट? चल रहा है, प्रोसेस में तो चल रहा है, तो ये मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा मुझे सरप्राइज करता है प्लेजेंटली, कि इट इज स्टिल द केस दैट यू नो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटर्नल स्टिमुलस की फॉर थिंग्स टू क्रिएट, तो दिस इज समथिंग Yes. व्हिच आई रियली लाइक। Indeed, it's very fascinating about you. क्योंकि जब भी कोई हायर अथॉरिटी फिगर रहती है या कोई भी रहता है गाइडेंस के लिए, जब स्पेशली जब आपने स्टार्ट किया 6-7 से, मतलब आपको इंटरेस्ट बना वो सब, तो एक तो गाइडेंस रहती है। ऐसा ऐसा है ना कि ऐसे ये बात नहीं है कि मेरे फैमिली में कोई दिखता नहीं है, फैमिली में सब दिखता है एक्चुअली, अच्छा। बट दे अच्छा। ऑल टुक इट एज हॉबी। ठीक है, किसी ने हम्म। ऐसे किताब में लिखे, मतलब माय डैड यूज्ड टू राइट नाटक जब वो कॉलेज में थे, ठीक है, बट मैंने मुझे कभी आज तक नाटक पढ़े नहीं, ना कभी उन्होंने मेरे को बताया, ठीक है, और ना हम डिस्कस करते इस बारे में, ठीक है, और उन्होंने शायद ही मेरे 2 नाटक देखे होंगे और उनका 1-2 कमेंट होता है actually। उसके अलावा इवन मेरे ग्रैंडफादर है, ही यूज्ड टू राइट, ठीक है, बट उन्होंने भी कभी डिस्कस नहीं किया कि ऐसे लिखना चाहिए, ये होता है, या फिर हमारे यहाँ ऐसा मुशायरा टाइप सीन्स नहीं होते हैं कि जब हम लोग बैठ के कोई, ऐसा नहीं होता, बट क्या कि वो तो ब्लड में है कहीं ना कहीं, हाँ, एवरीवन कहीं ना राइट्स, कहीं। एवरीवन राइट, सब अपने लिए लिखते थे, अपने लिए लिखते थे और फिर अपने लिए पढ़ते थे। अब मैं उसको थोड़ा सा पुश कर दिया बस। पैराडाइम शिफ्ट ले आया आपके अगली जनरेशन से, अब नहीं, थोड़ा सा और ऑफिशियल स्केल पे होगा, पर्सनल नहीं रहेगा। दैट्स अ गुड थिंग, इट्स इंटरेस्टिंग। अभी सीक्रेट आउट हो चुका है, मतलब ये इंस्पिरेशन का सोर्स पता लग चुका है मुझे अभी। और ये मुझे पता नहीं लग रहा है कुछ जाकिर खान के डैड की तरह है, जैसे जाकिर खान बोलते रहते हैं कि उनके डैड जो ज्यादा बोलते नहीं है लेकिन ही हैज अ लॉट टू से, एंड आई थिंक दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ यंग फोक्स की हर किसी के पेरेंट का एक दे हैव देयर ओन हसल, कभी ना कुछ कुछ तो इंटरेस्ट तो होता ही होगा, जस्ट सो कि थोड़ा सा कनेक्ट इन करंट टाइम्स इज नॉट एज मच, आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। मैं बहुत ज्यादा फोन का ही इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लगता है कि फोन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल थिंग्स, नॉट कॉन्वर्जेशंस एज मच, और आजकल कुछ ज्यादा ही, तो आई डोंट लाइक माई सेल्फ फॉर दैट, बट वो चीज है कि, और मैंने चीज देखी है कि किसी भी, मतलब एक कोई ओल्ड पर्सन तब थे, मेरे मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि ड्यू टू सम रैंडम इंसिडेंट कुछ बात शुरू हुई और मुझे पता लगा द डेप्थ ऑफ द नॉलेज इन दैट पर्सन ड्यू टू जस्ट सिटिंग फॉर 5-10 minutes एंड देन आस्किंग देम कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड देन यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। सो या, वो तो काफी बार होता है, बिल्कुल। और यस। नहीं, सबकॉन्शियसली हम थोड़ा अज्यूम भी कर ही लेते हैं, लाइक इनमें मतलब एक अंदर से चला रहता है कि ये शायद ही डजंट हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू से, आई एडमिट दैट अबाउट मी, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा assumptions चलते हैं मेरे माइंड में। बट देन सिद्धेश पॉइंट, जब आप उनसे बात करो तो यू गेट टू नो सो मच एंड यू लाइक, ओ माय गॉड, आर यू लाइक फॉर रियल, मतलब इतना सारा यू हैव ट्रेजर ट्रोव।
And honestly about Haseeb, I didn't know, ये तो आज podcast में I'm just coming to know about how rich your history is with all of this. मुझे पता था कि like हसीब करता है क्योंकि I saw your username, अगले सीन में हीरो ही मरेगा and I'm like okay this guy is interested in theater and all of that, ठीक है. मैंने थोड़ा सा वो कर लिया, फिर और कहीं से सुना कि हाँ हसीब करता है, ये सब चीजों में है. देन आपका इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आते थे तो लाइक ठीक है इनको इंटरेस्ट है थोड़ा. बट देन इतना रिच होगा वो, इतना रिच डायलॉग हम मतलब जारी कर पाएंगे, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, वो मुझे नहीं पता था. मतलब वो हमने, वो बहुत सही बात है, विच इज व्हाई लव द पावर ऑफ टॉकिंग, जस्ट टू लिसन, जस्ट टॉकिंग एंड लिसनिंग टू पीपल. इतना उनके बारे में पता तो चलता बात है कि ऐसी है लाइफ, मेरे हिसाब से जो मेरी लाइफ है और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी लाइफ है वो काफ़ी अलग है. हमारी परवरिश, हमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, वो काफ़ी अलग है. और जो हम तुमसे सीख पाएंगे, मैं तुमको बता पाऊंगा, उसका एक अलग ही जगह है जिंदगी की. जो बातों से सीख पाते हैं. इवन जो भी मैं लिखता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी तो कुछ नहीं, व्हाट आई एम ब्लैंक. ठीक है, मैंने जन्म लिया और ये जो समाज है वो कुछ ना कुछ मेरे अंदर डालता गया. अब मेरा समाज कैसा है, तुम्हारा समाज कैसा है, ये डिफरेंस है. और जो मैंने तुमको बताया कि मेरी दुनिया ऐसी है, तुमने मुझको बताया मेरी दुनिया ऐसी है, तो यहाँ से जो हमारा कल्चर ट्रांसफर हुआ है, तो ये मेरे को भी फायदा देता है. मैं समझ पाता हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा पॉडकास्ट में ऐसे बात करते हैं. सर मैं आज मैंने बहुत कुछ सीखी कि तुम्हारी मूवीज कैसी है, कौन सी मूवीज तुमको पसंद है, या फिर सिंपल से पल्स की इसे देश किस तरह से बात करता है. तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आ जाती हैं अंदर. तो हिंदी बोलते हुए तो ऑकवर्ड हो जाता है थोड़ा सा. हिंदी बोलनी आती नहीं है बट मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती है ना. थैंक यू कि मतलब मेरे लिए तुम लोग ट्राई कर रहे हो. नहीं, ये हमें ये प्लेटफॉर्म हमने सोचा ही था कि वी लीव इट ओपन फॉर ऑल द लैंग्वेजेस, जो भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन स्पीक इन दैट. हम भी ट्राई करेंगे. और शर्म की बात है एक्चुअली, क्योंकि हिंदी मतलब हम 10th तक से मतलब पढ़ते आए, बट देन बोलने में ऐसा मतलब इतना वो होता है, थोड़ा मतलब रोड ब्लॉक सा फील होता है कि हाँ आगे क्या बोला जाए. तो आई मीन ये एक अच्छी एक्सरसाइज होगी जस्ट टू रिवाइव आवर ओन हिंदी. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग डेफिनेटली. मुझे एक चीज पूछनी थी, मुझे कब से ये याद नहीं आ रहा था, बट इंशाल्लाह राम नाटक में यार क्या गाने लिखे हैं. मतलब तो गाने तूने ही लिखे, राइट? करेक्ट. मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पेशली द जो भी एक जो जिसने म्यूजिक किसी और ने लिखा है कि म्यूजिक किसी और ने दिया, म्यूजिक किसी और ने, मतलब कंपोज किसी और ने किया, लिरिक्स मैंने लिखे. ओके, बट मुझे बहुत सही लगे यार दोनों भी गाने. मूसा वाला जो गाना था, तो फॉर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, इस मूवी में दो थोड़े टिटुलर फेसेट्स हैं, एक दो चेहरे हैं, एक प्रॉब्लम के कह सकते हो, एक दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते, बट दो सेपरेट ऐसे चेहरे हैं. तो और एक एक का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो थोड़े रिलीजियस फिगर्स उसमें आ जाते हैं. तो एक जगह पे एक राम है, दूसरी जगह पे मूसा या मोजेस का जो कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर है, और दोनों के अपने अलग अलग गाने हैं जो उनकी थोड़ी ग्लोरीफाई करते हैं. तो राम का एक सेपरेट गाना, जैसे जिन्होंने रामायण जो कार्टून वाली मूवी अगर वो देखी हो, तो उसमें जैसे वो गाना था, मेरे को उस वो वाली वाइब आ गई उसके अंदर, तो मुझे बहुत सही लगा वो गाना. एंड देन मूसा वाला गाना मुझे बहुत काफी सही लगा. और तो ये जो प्रोसेस है कि गानों को इन्वॉल्व करना, या और ये पहले वाले प्लेज में नहीं थे मेरे ख्याल से ना. करेक्ट. और इसमें और एक चीज मेरे को लगी कि ये तो गाने वाला एस्पेक्ट हो गया, थोड़ा वो म्यूजिकल का एक उसको फील आ गया. सेकंड था कि द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो डायलॉग्स चल रहे थे उसमें एक बंदा गिटार बजा रहा था, तो वो मुझे बहुत ही सही लगा. मतलब एक काफी एक सॉफ्ट सी टोन आ रही थी, लेकिन जब चार्ज एटमॉस्फेयर था, जब थोड़ा झगड़ा हो रहा था, तब वो एक उसने अपना थोड़ा एक हार्ड टाइप की रिफ उसने प्ले करी, जिसमें थोड़े से एग्रेशन पता लगे. तो ये भी चीज इसमें पहली बार हुई थी, राइट? ऐसा था ना कि हम हर फिल्म में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते, कुछ सीखते रहते हैं. तो अब हमने जो मैंने सीखा था हर केस में, तो हम लोग ट्राई करते थे. इससे पहले एक और प्ले था जस्ट लाइक दिस, जिसमें मैंने सिर्फ स्टोरी लिखी थी, उसका नाम था ही. तो इट वाज अ प्ले, म्यूजिकल ड्रामा हम लोग ट्राई कर रहे थे, जिसमें कि नॉट अबाउट अ स्टोरी, नॉट अबाउट अ प्लॉट, इट विल बी जस्ट अ सिंगल गाय ऑन स्टेज, जो प्यासा मूवी थी गुरुदत्त की, जिसमें सिर्फ वही लिखते थे. तो हम अपना प्लान ये था कि ऐसा ही कुछ करेंगे, अपन एक बंदे की कहानी दिखाएंगे, सिर्फ वही स्टेज पे होगा विद ऑल द प्रॉप्स. उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो जवान होगा, वो बूढ़ा होगा, वो मरेगा.
ठीक है, विद इन अ सॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग जब सॉन्ग लिख रहे थे या सॉन्ग कंपोज करते थे, देन वी रियलाइज कि अपने पास कितना टैलेंट है म्यूजिक में, ठीक है। तो ये यहाँ से है कि वी विल यूज म्यूजिक इन आवर प्लेस एवरीवेयर, ठीक है। अब उसके बाद जो बैकग्राउंड स्कोर की बात होती है, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो जो म्यूजिशियन था, उसका नाम है दिव्यांशु, वी कॉल हिम डीवी, ओके। तो उसका एक हम वो गिटार लेके, इट वाज लाइक वो जब भी प्ले होता है, जब प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस के बाद एक सेशन होता है, ठीक है, जहाँ हम उससे बैठे रहते हैं, ठीक है। एंड देन वो गिटार निकाल लेता है और बजाना स्टार्ट करते रहता है। तो फिर वही चीज़ वो गिटार बजाते रहता है, वो चीज़ जब प्ले प्रैक्टिस हो रही थी वहाँ भी वो कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे वो प्ले के अंदर आ गया, फिर हमने सोचा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं। तो वो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने उसको काट छाट करते रहे। दैट वाज लाइक, लेकिन हाँ म्यूजिक वाज एक्चुअली वेरी ग्रेट। मुझे कल ही स्ट्राइक हुआ, कल भी नहीं, मतलब जब मैंने पहले शुरुआत की थी वो देखना, मुझे पता था कि यार कभी ना कभी हम वापस तो बात करेंगे, तो मैंने वो आधा ही देखा था। लेकिन मैंने कल परसों थोड़ा पॉइंट बनाया कि मुझे थोड़ा देखना है चीजें, तो आई थिंक वो काफी सही लगा मुझे। तो आई थिंक इस पॉइंट पे आई हैड एक थोड़ा सा, मेरे पास छोटा सा एक पार्ट है, जो हसीब ने एक कविता लिखी थी, जिंदगी काम है करके। और ये तो मतलब हजारों या उससे ज्यादा ही कविता लिख चुका होगा अभी तक, बट आई थिंक ये पॉइंट मुझे काफी रेजोनेट किया, काफी लोगों को मैंने सुनाई भी थी या तो शेयर करी थी उस टाइम पे। बट आई विल जस्ट रिपीट इट इफ इट इज ओके विथ हसीब। बट मेरे को यस, याद तो नहीं है कौन सी पोएम है। नहीं, बट लेट्स सी। तो आई थिंक ये थोड़ी उस टाइम पे पोएम बनाई, कविता बनाई गई थी जब थोड़ा कोविड का ज्यादा हश्र हो चुका था प्रॉब्लम, एंड देन एवरीवन वाज एट होम, सब लोग घर पे थे, तो आई थिंक उस टाइम पे बनाई होगी। तो मैं जस्ट पढ़ूंगा, मुझे वो करेक्ट डिक्शन नहीं है मेरे में पढ़ने वाला वगैरह, बट फिर भी सो थोड़ा बीच से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से है। ढक रखे हैं चेहरे सबने, मौत कहीं पहचान न जाए, मन है काला, हाथ है साफ, जाए सब कुछ जान न जाए, डर रहे हो सब ही सबसे, अब कौन किसको गले लगाए, अब हिम्मत नहीं किसी में भी कि आके फिर से हाथ मिलाए। तो कोविड के टाइम पे इस मतलब आई थिंक ये बहुत ही एप्लीकेबल थी। ये पूरी कविता नहीं, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये कुछ 2 वर्स हैं जो मुझे लगे कि शेयर कर सकते हैं। बट इसके पीछे की जो एक क्या कहते हैं उसको, एक जो एक सेंसिटिविटी है, या तो जो सबके मन में है बट जिसको एक शब्द का रूप नहीं मिल रहा है, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट में उतारने की एक शायद लोगों में चाह नहीं होती, किन्हीं में चाह होती है तो वो उसको उतार पाते हैं। तो आई थिंक ये तो मुझे काफी सही लगा था। उसमें बहुत सारे हैं बट मैं क्या क्या चूज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था फॉर दिस डिस्कशन, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। और किताब तो है ही खैर हसीब की, तो इसके इसके पीछे का क्या स्टोरी था हसीब, मतलब क्या थॉट प्रोसेस क्या था? ये एक दिन में लिखी है, 10 मिनट में लिखी है, कब लिखी थी ये पूरी? अक्सर जब मैं लिखता हूँ, जब पोएम लिखता हूँ, तो इट्स लाइक 15 से 20 मिनट लगता है मेरे को पोएम लिखने में, क्योंकि पोएम्स काइंड ऑफ अब नेचुरली आ जाता है। लेकिन ये एक्चुअली थैंक्स टू कोविड, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हाँ। बट मैंने ऐसा लिखना ऑलमोस्ट लगभग कम कर दिया था 1 साल अच्छा। से, कोविड के पहले से। ऐसा जिंदगी की जब ऐसा इंसान फंस जाता है, वही हुआ मेरे साथ। तो लिखना बहुत कम हो गया था, और ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ रहा था और सीख रहा था, लेकिन लिख नहीं पा रहा था, समय नहीं मिल रहा था शायद। बट जब कोविड का टाइम आया, तो उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि हाँ अब लिखना चाहिए मुझे, अब फिर से शुरू करनी चाहिए। तो फिर से हमने लिखना शुरू किया, और इस समय मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक इसी पोएम से कि हाँ ठीक हाँ है, हाँ। एक बार ट्राई करते हैं लिखना फिर से। तो ऑब्वियसली आप ट्राई करते हो कि आप जो में सबसे इजी फील होता है आपको, तो पोएम से शुरू किया था। उसके बाद भी मैं लिखना स्टार्ट किया, फिर रोज लिखने लगा, फिर मैंने प्लेस भी लिखे उसके बाद भी। तो यार काफी बढ़िया। और जैसे कि फॉर बाकी बाकी सब लोगों के लिए अभी क्या चल रहा है, व्हाट्स द प्लान, कि आगे कुछ ऐसे सोच रखा है कि यार ऐसे ऐसे, तो अभी मुझे स्क्रीन प्ले वाली चीज तो पता है कि उसके बारे अभी में थोड़ा बता दो। या अभी क्या है ना कि अभी आई रियली वांट टू, मतलब अभी थिएटर से थोड़ा हटने का मन है। अभी मेरे को स्क्रीन पे लिखने का बहुत दिन से मन है, मतलब हमेशा से मन था,
अब लगता है मेरे को कि अब ये सही टाइम है कि अब मैंने बहुत सारे वर्कशॉप भी कर लिए हैं, बहुत कुछ सीख भी लिया। अब मेरे को लगता है कि अब मेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए, अब एटलीस्ट एक बार शुरुआत करके देखना चाहिए। तो मैं उसी के एक सिलसिले में कि कुछ लिख पाऊँ, एटलीस्ट एक फीचर मूवी, कम से कम 120 मिनट की जो मूवी होती है वो एक तैयार हो जाए पन्ने पे। और उसके बाद उस पर ही काम कर रहा हूँ मैं, मतलब बीच में वो तो ऐसा प्रोसेस है कि जब स्क्रीन प्ले और जब प्ले राइट की बात आती है तब उसमें क्या हो जाता है ना कि इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको अच्छा लगता है कि तो खराब लगता है, फिर एक किसी दिन पन्ने फेंकते हो आप, किसी दिन पन्ने भर देते हो। तो हाँ, उसमें अभी जूझ बिल्कुल। बिल्कुल। और ऐसा कभी लगता है कि यार अब ये बहुत क्लीशे सवाल हो गया, बट कभी ऐसे सुबह उठ के लगता है कि यार व्हाट इज द पर्पस ऑफ एवरीथिंग, मैं मेरा मेरा पर्पस ही क्या है यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ, आई एम सस्टेनिंग, मेरा एक लाइवलीहुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ हसीब खान हैड टू गिव वन पीस और कंट्रीब्यूट वन और टू थिंग्स और जितने भी चीज़ें हैं, तो वो कौन सी चीज़ ऐसी लगती है, ऐसा लगती है कि नहीं? मेरे को लगता है कि इंसान कभी न कभी इंसान खत्म हो जाता है। अब रह हम्म। जाता है तो इंसान ने जो छोड़ के गया है, जैसे उसने जो बात कही है, वो हम्म। ये लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि वी रिप्रोड्यूस। हम अपने हम्म। बच्चे बनाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं जो हमने सीखा। अब इससे बड़ा चीज़ ये हो सकता है, आप बिना बच्चे बनाए सबको सिखा दो कुछ, कुछ बताओ। हम्म। हम्म। तो ये यही चीज़ सब कर रहे हैं, मतलब वो जो पेंटिंग बना के गया उसकी पेंटिंग हो गई, वो चला गया। वो डायरेक्टर मर गया, उसकी कहानियाँ रह गई या उसकी मूवीज़ रह गई। अब उस मूवीज़ को आज भी लोग देख रहे हैं, उस किताबें को आज भी पढ़ रहे हैं। अब समझ रहे हैं कि अच्छा इतनी बड़ी बात कह दी गिरीश कर्नाड ने। हम्म। तो ये सब बात है। तो ये तो एक चीज़ है कि आप जो सीखे हो, जो समझे हो, एक बार किसी को कुछ बोलना चाहते हो और एक बार उसे हम्म। बताना चाहते हो, देखो ये भी है। ये करेक्ट। मेरे को ये लगता है ये पर्पस ऑफ लाइफ है। ये पता नहीं, ये बहुत अनरियल अनरियल सिमिलैरिटी है। एक और सिमिलैरिटी है हमें कि हमारा बर्थडे सेम दिन पड़ता है, 4 जनवरी। ये इसकी स्टोरी अलग होगी है कि कैसे हमको पता लगा कि ऐसा है। बट ये जो पार्ट कही कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी कोई चीज क्यों करता है, तो ये मैं उस दिन कह रहा था अरुंधति को कि लेगेसी इज द ओनली थिंग लेगेसी। विच विच वी वांट टू कीप बिहाइंड। या। तो किसी, जैसे कि हसीब की लेगेसी है उसका काम, या तो उसका जो क्रिएटिव प्रोसेस है। किसी और की लेगेसी होती है कि वो अच्छे प्रिंसिपल्स या तो अच्छे थॉट छोड़ जाते हैं सोसाइटी में। तो अगेन, और उसका मीडियम अलग अलग है, मतलब उसका मीडियम हो सकता है कि गांधी हैड टू डाई टू प्रूव अ पॉइंट, एंड मरते समय ही हैड टू से हे राम टू प्रूव अ पॉइंट। और जो एक क्या लेजेंडरी आदमी है गांधी भी। बट यस, तो आई थिंक हर किसी की लेगेसी अलग अलग तरीके से होती है। तो या, एंड से, और एक जस्ट एक चीज फ्रॉम माय साइड कि ऐसा कोई मैसेज है विच यू वांट टू पुट आउट देयर, जो भी सुन रहा हो, देख रहा हो, प्रोबेबली जिनको जो आर्ट्स में काफी बढ़िया हैं, जो लिखते हैं, जिनको, एंड विच इज नॉट अ कन्वेंशनल, जो मतलब इट इज नॉट अ कन्वेंशनल ऑप्शन टू गो फॉर। काफी डिफिकल्ट होता है कि भाई बहुत कम लोग जाते हैं स्कूल ऑफ ड्रामा, ग्रेजुएट होते हैं, एक्टर बन जाते हैं, तो राइटिंग सीखते हैं, फिर उस राउट से आते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। एंड दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव थिंग, ये ऑब्जेक्टिवली सब लोग मानते हैं कि आर्ट्स में या तो है ना क्रिएटिव फील्ड में जाना मुश्किल है। तो यू हैव समथिंग टू से टू पीपल कि जो लगता है कि यार ये शेयर कर सकता है, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक कि अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जाता है कि यू शुड लव द प्रोसेस। आप हम्म। ये नहीं जानना, आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है या जो आपने पेंटिंग बनाई है वो अंत में कैसे दिखेगी, वो अंत में कितना अच्छा होगा, कितना ख़राब होगा। इसको भूल करके सिर्फ जो लिखने का जो जो होता है प्रोसेस, उसमें आपको कितना मज़ा आता है। अगर उस मज़े को आप खोज लेते हो तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ्लॉप हो, आप हिट हो, आपको मिल रहा है नज़दीक एनिमेशन या एफ में जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। अगर प्रोसेस एंजॉय करोगे एवरीथिंग इज ग्रेट। हम्म। जी। तो बेसिकली बाकी सब चीजें एक बाय प्रोडक्ट की तरह आती हैं कि जस्ट वो आ जाएंगी। लोग बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं कि द एंड गोल को मीन समझ लेते हैं, राइट? कि एंड गोल है फेम, अगर मतलब एक तरह से नहीं, एंड गोल है अच्छा आर्ट बनाना, राइट?
तो वो जो उसके साथ निकल के आएगा, आपका फेम आ जाएगा, वो उसको एंड गोल बना देंगे, फेम को एंड गोल बना देंगे, which is I don't think, I personally feel like is not That the is right not the thing. purpose of art. Yeah, वो वो art एक का बाय purpose प्रोडक्ट नहीं है, वो उसके साथ आता है, and but you as an artist or anyone should only focus on their art और उसको अच्छा कैसे बनाया, व्हाट यूनिक वी कैन ऐड. देखिए इस पे मैं बहुत ज्यादा हाप करती हूँ, बिकॉज जैसे अभी हम कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे थे, काफी नॉइज क्रिएट होती है, मतलब स्पेस में आगे डिजिटल स्पेस इज सच अ ह्यूज स्पेस, उसमें काफी ज्यादा नॉइज क्रिएट हो जाती है व्हेन पीपल आर जस्ट पुटिंग आउट देयर सेम व्यूज, सब कुछ वही एक ही चीज बार बार डाल रहे हैं. व्हेन यू हैव पुट समथिंग यूनिक, दैट्स व्हेन लाइक ओ ओके नाउ यू हैव माय अटेंशन. तो वैसे करके वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो या to your point really, yeah, it's a valid point ki focus on your craft, everything will follow itself. जो सही बोलते थे वो, ये थ्री इडियट्स में भी है ना डायलॉग, काम काम करो, क्या कोई बल्कि तो, चिंता मत हाँ करो. नहीं, बाकी सब तो झक मार के आ जाता है, कुछ ऐसे ऐसे करके है. तो That's straight हाँ itself. Okay. हाँ yeah, वही Yeah. पॉइंट. And I say कि like जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ फिलहाल ड्यूरिंग दिस होल थिंग, आई थिंक एक चीज तो बहुत क्लियर है कि 10 साल के बाद हम हसीब खान डायरेक्टेड, क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड बाय मूवी तो देख ही लेंगे बिल्कुल. I एंड wish, dude. I wish. नो इवन आई विश. We wish for you एंड too. यस, Yeah, करेक्ट. तो होप टू सी यू सून मैन. yeah, Thank you. एंड ये तो एक ही एपिसोड है ऑफ द मेनी एपिसोड्स वी विल हैव. तो एंड वी होप कि वी मीट अगेन हियर, एंड बाहर भी विल ट्राई टू, देखते कैसे होता है. कोविड तो कोविड है, बट हम भी हम हैं. तो विल ट्राई टू मीट अगेन मैन. एंड थैंक्स फॉर एक्चुअली बीइंग हियर एंड देन गिविंग योर टाइम टू अस. रियली thank you, अप्रिशिएट इट. yes, really ये appreciate that. मेरे लिए बहुत ऐसा. I thank you. ठीक है. मेरे को I enjoyed this. मेरे को काफी मजा आया आप लोगों से Truly. बात करके. कुछ सीखा मैंने, कुछ समझा. ठीक है. अब ये जो आप जो कर रहे हो काफी अच्छी चीज है. मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा. मैंने दोनों एपिसोड देखे हैं और मेरे को लगता है कि आप लोग कंटिन्यू करना चाहिए हमेशा, मतलब करते रहो. ये अच्छा चीज़ है. एटलीस्ट इससे लाइक डॉक्यूमेंटेशन है कि मैं देख सकूँगा आपको, आप क्या बात करते हो, और कुछ सीख रहा हूँ मैं आपको पहले दोनों एपिसोड से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ. तो या इट्स नाइस थिंग, इट्स वेरी नाइस Thank you, थिंग. Hasib. गुड जॉब. Thank थैंक you. यू. Wonderful having you.